हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये चैप्टर जो है आपका विद्युत आवेश और क्षेत्र, इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपका जो है वैद्युतिकी है, वैद्युतिकी समझिए होता क्या है। तो याद रखिएगा, फिजिक्स की वैसी शाखा जिसमें हम लोग आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं जी? आवेशों का। तो उसे हम लोग वैद्युतिकी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वैद्युतिकी। और जो आवेश होते हैं दो अवस्थाओं में आपको मिलेंगे, एक तो स्थिर अवस्था में मिलेंगे और दूसरा विराम अवस्था में मिलेंगे। यदि स्थिर अवस्था में आवेश मिल रहे हैं और स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जा रहा है तो उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। और यदि गतिशील अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जा रहा है तो उसको हम लोग धारा वैद्युतिकी बोलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिए कि भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में आवेशों का अध्ययन करते हैं वैद्युतिकी कहलाती है। इसकी दो शाखाएं हैं, पहला है आपका स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा है आपका धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर आवेशों का अध्ययन है और धारा वैद्युतिकी गतिशील आवेशों का अध्ययन है। अब आगे देखिए, याद रखिएगा स्थिर वैद्युतिकी। तो आप याद रखना कि स्थिर, यहाँ पे देखो, स्थिर आवेशों या आवेशों के समूह का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर आवेशों या आवेशों के समूह का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग निम्न है। पहला, छाया प्रति मशीन में। पहला कहाँ पे किया जाएगा? छाया प्रति मशीन में। दूसरा, कंप्यूटर प्रिंटर में। और तीसरा, भूकंप लेखी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है और याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ग्रीक निवासी, एक ग्रीक निवासी जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने क्या किया? तो एम्बर नामक पदार्थ को छड़ से रगड़ा। किससे रगड़ा? छड़ से। और उसके बाद उन्होंने पाया कि उस छड़ में कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ गया। यहाँ पे देखो, ये जो एम्बर का छड़ है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा था। और चूंकि एम्बर को ग्रीक भाषा में, यहाँ पे देखो, एम्बर को ग्रीक भाषा में चूंकि इलेक्ट्रम कहा जाता है, तो उसी इलेक्ट्रम से बना आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब इसी से ईजाद हुए शब्द हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रम से ही बना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यदि आप देखो, यदि किसी पदार्थ को आप रगड़ कर आवेशित कर रहे हो, किसी पदार्थ को आप रगड़ रहे हो आपस में और उसके बाद आवेशित कर रहे हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं घर्षण वैद्युत प्रभाव। क्या नाम देते हैं? घर्षण वैद्युत प्रभाव। और विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश आप याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ का गुण होता है जिसके वजह से विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो उसको हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। और आप याद रखिएगा, विद्युत आवेश मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के, धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो वो कहलाएगा धनावेशित वस्तु। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को हम लोग ऋणावेशित कहते हैं। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेशित हो जाता है। और अब आपसे बोला जाए कि यदि कोई वस्तु धनावेशित हो रहा है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? तो याद रखिए, कोई भी वस्तु धनावेशित हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी वजन क्या होगा? उसका कम होगा, द्रव्यमान घट जाएगा। और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी वजन बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा। ऋणावेशित होने वाली वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है। और नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन किया जाए आपसे कि यदि कोई वस्तु को आवेशित किया जा रहा है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आवेशित करने पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कि ले रहा है, इस चीज़ पे निर्भर करेगा। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पे देख लो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन का त्याग धनावेश और ऋणावेश क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। अब हम कोई भी वस्तु ले ले, दुनिया का कोई भी वस्तु ले ले, यदि सामान्य अवस्था में वो होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। यानी जितना प्लस होगा चार्ज उतना ही माइनस चार्ज होगा।
और कोई भी पदार्थ इस प्रकार से देखा जाए तो वैद्युततः उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ क्या होगा, वैद्युततः वो क्या होगा, उदासीन होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है कि मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था, सामान्य अवस्था यहाँ पे बोला गया। सामान्य अवस्था में पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए कोई भी पदार्थ वैद्युततः उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ वैद्युततः क्या होता है, उदासीन। अब मान लो ये एक पदार्थ है, इसमें प्लस चार्ज मान लो 5 है, कै गो है 5, तो माइनस वाला भी कै गो होगा, 5 होगा। क्लियर है। और इस प्रकार से आप देखोगे +5 -5 करोगे, कितना आवेश बचा है, 0। यानी वैद्युततः ये उदासीन होगा। वैद्युततः क्या होगा जी, उदासीन। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे आवेश का मात्रक। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाए तो एसआई मात्रक बोलिए कि कूलम होता है। एम्पियर सेकंड भी इसको कहते हैं। एम्पियर सेकंड कैसे हो जाता है आवेश का मात्रक जी, तो यहाँ पे देखो एम्पियर सेकंड कैसे हो जाता है, तो Q बराबर आवेश बराबर फॉर्मूला होता है IT। क्या होता है, IT। I से एम्पियर और T से सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड भी मात्रक हो जाएगा, कूलम भी हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका CGS मात्रक क्या होता है, तो इसका CGS मात्रक फ्रैंकलिन याद रखिएगा या स्टेट कूलम याद रखिएगा। फ्रैंकलिन या तो स्टेट कूलम, ESU शॉर्ट में कहते हैं, स्टेट कूलम, ESU या फ्रैंकलिन। और ये बात एकदम भी है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे करते रहता है। याद रखना एक कूलम में कितना ESU होता है, तो 3 × 10⁹। और यदि एक ESU में कूलम का मात्रा पूछते तो आप बोलिएगा ऐसे, इसको उल्टा कर दीजिएगा, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है जी, फैराडे। और एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं, तो 96,500 कूलम होते हैं। याद रखिएगा कि एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं, 96,500 कूलम। एक फैराडे में कितने कूलम, 96,500 कूलम। अगला कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, आप याद रखना, एब कूलम। क्या होता है, एब कूलम। और एक कूलम में 1/10 एब कूलम होता है। एक कूलम में कितना एब कूलम होता है, तो 1/10 एब कूलम होता है। अन्य मात्रक की यदि बात करें तो 1 मिली कूलम में कितने कूलम होंगे, तो 10⁻³ कूलम होंगे। 1 मिली कूलम में कितने कूलम, 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होगा। और 1 नैनो कूलम में होगा 10⁻⁻9 कूलम। और 1 पिको कूलम में आपका 10⁻12 कूलम होता है। और आगे ये बात आपको याद रखना है कि आवेश कैसी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि। अभी जितना पॉइंट बताया है सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और हर एक पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। सब भी यही पॉइंट है। आवेश कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। और आवेश का बीमा पूछा जाए तो AT होता है। क्या होता है, AT। MLT के फॉर्म में पूछा जाए तो m⁻0 l⁻0 कर दीजिएगा, a⁻1 और t⁻1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो AT होगा या तो m⁻0 l⁻0 t⁻1 और a⁻1। ये आपका हो गया पॉइंट इसका। अब देखो यहाँ पे विद्युत आवेश के गुणधर्म आपको याद रखना है। विद्युत आवेश का गुणधर्म आप ऐसे याद रखिएगा कि एक जैसा आवेश होगा, प्लस प्लस आवेश होगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा। और यदि माइनस माइनस भी आवेश होता है तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। और यानी सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण का गुण दर्शाएंगे। और विजातीय आवेश यानी अलग अलग आवेश होंगे तो आकर्षण का गुण दर्शाते हैं। और दूसरा क्वालिटी आपको याद रखना है कि किसी भी निकाय पर, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस पे 3 कूलम -2 कूलम -4 कूलम +10 कूलम, इस पे कुल आवेश निकालना हो तो बीजगणितीय योग करेंगे। प्लस प्लस को जोड़ देंगे 13 कूलम, माइनस ये कर लेंगे 6 कूलम, बचा कितना 7 कूलम। तो इस निकाय पे कुल कितने आवेश हुए, तो कितने आवेश हुए बोलिए, कितने आवेश हुए इस निकाय पे, तो इस निकाय पे कुल आवेश जो हुए वो आपके हुए, बताइए कितने, तो वो आपके हुए 7 कूलम।
तो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और अगला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है जो कि ये आपका इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत आवेश जो होते हैं संरक्षित होते हैं। वैद्युत आवेश कैसे होंगे? संरक्षित। उसके बाद वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत होते हैं और वैद्युत आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होते हैं। वैद्युत आवेश जो होंगे द्रव्यमान से संबद्ध हो गए, यानी आवेशित होगा तो द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब चलो यहाँ पे ध्यान दो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को परिभाषित करें या आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है जी? स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा आपसे पूछेगा सवाल कि आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बोलिएगा किसी भी निकाय पर या किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है और इसी को हम लोग आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि क्वांटा क्या होता है सर? क्वांटा बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को क्वांटा कहते हैं। अब तुम ये कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश सर? तो याद रखना -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन पे। और क्वांटमीकरण के सिद्धांत से एक फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर ±NE। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है? Q बराबर ±NE और n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। n का मान हमेशा क्या होगा? n का मान हमेशा क्या होगा? तो पूर्णांक होगा। हमेशा क्या होगा? पूर्णांक, कभी भी बट्टा या भिन्न के रूप में नहीं होगा। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी दिखाएंगे, तुमको मिलेगा Q बराबर NE से। चलो अब आगे का पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे देखो सवाल आ गया, इतना जितना पॉइंट बताया है इससे रिलेटेड आपका सवाल आ गया। सवाल पे गौर फरमाओगे और नजर से देखो ध्यान से। पहला सवाल, यहाँ पे पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पे है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है और यहाँ पे देखो 4 गो मान दिया हुआ है। तो क्वांटम ESU मात्रक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे। सबसे पहले 1 कूलम में कितना ESU होता है? तो आपका 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। क्लियर है? अब एक क्वांटा कूलम में ESU निकालना है। एक क्वांटा में ESU निकालना है आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश उपस्थित होता है वो पहले लिखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश उपस्थित होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 और इससे गुना करा देंगे तो कितना है? 3 गुने 10 के पावर 9। अब गुना कराओ, एक गुना कराओगे तो 4.8 आ जाएगा। क्लियर है? और ये आपका -19 पावर यहाँ पे +9 है तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -10। ये आपका आंसर होगा। देख लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला ऑप्शन। 4.8 आया है ना? 4.8 कोई नहीं है। ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4.78। ये अप्रोक्सीमेट मान है, लगभग का मान है, इतना याद रखना। 10 के गुने 10 के पावर -10 ये आंसर सही है। यानी विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में मान होगा 4.78 गुने 10 के पावर -10। दूसरा सवाल आपसे ये किया है, देखो दूसरा सवाल आपसे यह है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपसे पूछा है कि क्या होता है? तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1 यहाँ पे देख लो 1.10 के पावर 11 kg होता है। 1.8 गुने 10 के पावर 11 kg होता है। तीसरा सवाल कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना ESU? तो वो आपको बताया है ना 3 गुने 10 के पावर 9। 3 गुने 10 के पावर 9। अब उल्टा करके ये देखो 2011 में सवाल किया है, ये भी सवाल किया हुआ है 2010 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2011 में सवाल किया था। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल तुमसे पूछा है कि एक स्थिर कूलम यानी एक ESU में कितना कूलम होता है? तो एक ESU में कूलम आपका बताया है ना
कि क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। 3 था तो 1/3 और 10 के पावर -9 हो जाएगा। ए ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखो, 1/3 × 10 के पावर -9 है, तो यही आपका सही होगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब चलो अगला सवाल देखो। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। उस वस्तु का द्रव्यमान घट भी सकता है और क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ऑप्शन डी सही होगा, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगला सवाल है कि आवेश का बीमा क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बताया है आपको, 2020 में ये सवाल किया था। क्वेश्चन बैंक पलट के देखना है, ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है। आवेश का बीमा क्या होता है जी, एटी। अगला सवाल पे ध्यान दो। अगला सवाल अब टॉपिक है, फिर टॉपिक खत्म होगा, जस्ट इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है वो करा देंगे, और मक्खन के जैसा आपका टॉपिक एकदम सब क्लियर होते हुए चलेगा। देखो यहाँ पे आवेशन किसे कहते हैं, तो समझ लो किसी भी वस्तु पे आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। किसी भी वस्तु पे यदि आवेश प्रकट किया जा रहा है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, आवेशन। आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाता है। आवेशन की प्रक्रिया में मान लो ये वस्तु, और इसको हम अपने हाथ से रगड़ रहे हैं, तो किसी न किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा। ठीक है, तो आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी वस्तु में जाता है, ये बात याद रखना। और आवेशन की मुख्यतः यहाँ पे हम लोगों की विधियाँ जो पढ़नी है ना, 3 विधियाँ पढ़नी है। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा पढ़ना है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए अब आगे देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन को समझिए। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होगा, तो किसी भी वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित करना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। किसी भी वस्तु को आपस में रगड़कर उसे आवेशित करना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। और मान लो अब कांच की छड़ को रेशम की कपड़ा से, कांच की छड़ को हम लोग रेशम के कपड़ा से रगड़े, किसके कपड़ा से रगड़े, रेशम के कपड़ा से, तो धनावेशित होगा कांच का छड़, ऋणावेशित होगा रेशम का कपड़ा। बिल्ली की खाल को हम लोग प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से रगड़े। बिल्ली की खाल को किससे रगड़े, प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से, तो धनावेशित होगा बिल्ली की खाल और ऋणावेशित होगा प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़। अगला है कि ऊनी कपड़ा को एम्बर से रगड़िए, प्लास्टिक से रगड़िए, रबर से रगड़िए या एबोनाइट के छड़ से रगड़िए। हमेशा हर एक परिस्थिति में ऊनी कपड़ा धनावेशित होगा और ये क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे। चालन द्वारा आवेशन किसे कहेंगे, तो चालन द्वारा आवेशन में आप याद रखिएगा कि जब एक अनावेशित वस्तु को, यानी एक वैसा वस्तु लेंगे जिसपे आवेश नहीं होगा, आवेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे। उसको किसके संपर्क में लाएंगे, आवेशित वस्तु। जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम लोग चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ये देखिए फिगर में आप देख रहे हैं, ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। ये आपस में लाके ये दोनों को सता दिए, संपर्क में ला दिए वस्तु, ये बराबर बराबर चार्ज दोनों पे दिखाई दे रहा है, फिर अलग कर देंगे, दोनों धनावेशित हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, धनावेशित। अब वह ये था संपर्क में लाए, आवेशित के संपर्क में अनावेशित वस्तु को लाए। तीसरा प्रक्रिया है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये आपका है कि आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, अब देखो आवेशित वस्तु को पिछले वाले में स्पर्श कराए हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन में स्पर्श नहीं कराएंगे, प्रेरित कराएंगे, यानी खाली आगे ले जाके दिखाएंगे कि देखो आवेश वाला लेके आयल बनी, अब बाकी वो अपने आप आवेशित हो जाएगा। आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यदि आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए उस पर आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो उसको हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। स्टेप ये देखो, ये दो अनावेशित वस्तु है, इसके बगल में हम लोग आवेशित एक छड़ लाए धनावेशित। अब धन चिन्ह होने के कारण ये जो
वैद्युतता उदासीन वस्तु है, इधर इसका माइनस आ जाएगा, इधर प्लस चला गया, इधर इसका मान लो प्लस है तो ये इसका माइनस वाला इधर रहेगा, उधर प्लस वाला रहेगा, और दोनों को धके अलग कर देंगे, एगो हो जाएगा माइनस है, एगो हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। अब चालकता के आधार पे याद रखना, चालकता के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है चालक पदार्थ। पहला क्या होता है? चालक पदार्थ। याद रखना, वे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से हो, वे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से हो उसे चालक कहते हैं। और चालक का सर्वोत्तम जो चालक होता है वो चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। उसके बाद तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। ठीक है। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह संभव नहीं है, वे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह कभी संभव नहीं है, वैसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं कुचालक या विद्युत रोधी। कुचालक या विद्युत रोधी। इसी को अचालक भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कांच। कांच से कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। प्लास्टिक हो जाएगा, एबोनाइट का छड़ हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, हवा हो जाएगा, ये सब क्या है? कुचालक पदार्थ है। अब इसके बाद है अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। तो अर्धचालक के लिए याद रखिएगा वे पदार्थ। क्या याद रखना है आपको? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य होती है। चालकों और किसके मध्य होगी? कुचालकों के मध्य होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। और एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आगे ये समझ लीजिए विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या होता है? तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाने वाला उपकरण जो होता है उसको विद्युतदर्शी कहते हैं। और विद्युतदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, सरल विद्युतदर्शी और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। सरल विद्युतदर्शी आप देख लो इस प्रकार का होता है, और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी इस प्रकार का होता है। क्लियर है? ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब चलो देखो यहाँ पे, अब आगे आपको समझना है कूलॉम का नियम। किसका नियम समझना है? कूलॉम का नियम। याद रखिएगा 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, लगने वाला जो बल होगा, विद्युत बल इसको कह सकते हैं, ये दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। देख लो यहाँ पे कि 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। इसे कूलॉम का हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। आगे याद रखिएगा कि माना 2 आवेश Q1 और Q2 ले लें और उनके बीच की दूरी r रखें। यहाँ पे Q1 और Q2 2 आवेश ले लिए हैं और उनके बीच की दूरी r रखे हैं। F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 और F समानुपाती 1 बाई आर स्क्वायर समीकरण 2। समीकरण 1 2 से हम लोग F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख देंगे। समानुपातिकता यहाँ से हटेगा तो एक नियतांक आएगा k, तो F बराबर k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ k समानुपाती स्थिरांक है। जहाँ k क्या है? समानुपाती स्थिरांक। और k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाए तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। इसका मात्रक भी पूछ सकता है, के का मात्रक बताओ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ, मान बताओ। 2 क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और एप्सिलॉन नॉट का मान पूछता है कि कितना होता है, तो 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, ये आप याद रखना। कूलॉम का नियम का सूत्र क्या होगा? तो F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या F बराबर k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और अगला एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट पहले याद रखना कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट में कूलॉम ऊपर होगा,
और 1/4πε0 में कूलॉम नीचे जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब चलो आगे देखो, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन नॉट का बीमा ज्ञात करें। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या एप्सिलॉन नॉट का क्या करें, बीमा ज्ञात करें। तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का बीमा यदि ज्ञात करें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर फॉर्मूला हम लोगों का हो जाएगा 1/4πf इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ऊपर Q1 Q2 यानी AT का स्क्वायर कर देंगे, 2 Q है तो, और नीचे आपका आर स्क्वायर है यानी 4πf। एफ का मात्रक, एफ का बीमा जो होगा ml(T⁻²) होता है, आर का L स्क्वायर। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, AT यहाँ पे A²T² है, यहाँ पे T स्क्वायर, यहाँ पे T² है, और यहाँ पे T⁻², ऊपर जाएगा तो T⁻4 हो जाएगा, हाई दोनों ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, L ऊपर जाएगा, LQ ऊपर जाएगा और माइनस में जाएगा तो m⁻1 हो जाएगा, हाई गया ऊपर तो -1, हाई LQ गया तो -3 हो गया ऊपर, हाई T² और T² जुड़ गया तो आपका T⁻4 मतलब ऊपर जाके प्लस हो गया, जुट गया, और A ऊपर गया, A² ऊपर है तो ऊपर का ही ऊपर रहेगा। क्लियर है। तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का बीमा जो होता है m⁻1, L⁻3, T⁻4 और A⁻2 होता है। ये मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का बीमा हुआ। अब पड़ा वैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो याद रखना किसी दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों के माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। अर्थात फॉर्मूला एप्सिलॉन आर का होता है निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल F0 बट्टा उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल Fm। एप्सिलॉन आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये आपका उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल जो होगा 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो कटने वाला सब आपको दिखाई दे रहा है, सब कट जाएगा, केवल नीचे बचेगा एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन आर, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा, तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यदि दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम भरा हो तो कूलॉम बल जो होता है Fm बराबर 1/4πε0, एप्सिलॉन माध्यम भरा हो तो एप्सिलॉन, और ना भरा हो निर्वात हो तो एप्सिलॉन नॉट लगेगा। Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता होगी, एप्सिलॉन बराबर क्या होगी, माध्यम की विद्युतशीलता। अब आगे देखिए, शॉर्ट डेफिनेशन देना हो परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक को परिभाषित करे, क्वेश्चन कर दे, शॉर्ट डेफिनेशन देना हो तो बोलिएगा माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। और आपको यही याद रखना है, माध्यम की विद्युतशीलता, मेरे साथ बोलो, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। और उसके बाद याद रखिएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल जो होगा Fm बराबर 1/4πε, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी यहाँ पे एप्सिलॉन केवल होता है ना, तो वहाँ पे आपका एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ गया, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर होता है आपका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे Fm बराबर लिख सकते हो F0 बाई एप्सिलॉन आर। माध्यम और परावैद्युतांक, ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। निर्वात का परावैद्युतांक पूछा जाए तो कितना होता है 1, वायु का परावैद्युतांक 1.0059, कांच का 5 से 10 होता है, कांच 5, हवा और निर्वात 1 और हवा का 1.0059। अभ्रक का कितना होगा, तो अभ्रक में आप देखो इधर से ये क्या दिखाई दे रहा है, 3 जैसा दिखाई दे रहा है आगे अभ्रक में, तो 3 से 6 याद रखिएगा। आसुत जल से बनता है लस्सी, जल हम लोग किसी भी लस्सी में डालते हैं ना जल, तो जल से बनेगा लस्सी, इसलिए याद रखिएगा 80, आसुत जल का 80। सुचालक या धातु का इन्फिनाइट होता है, सुचालक या धातु का पूछा जाए तो क्या होता है, इन्फिनाइट। चलो अब इस इतना टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान दो, देखो पहला क्वेश्चन कूलॉम बल। कूलॉम बल आपसे बोला है कि कैसा बल है, तो कूलॉम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल है, यानी ये दोनों है। कूलॉम बल क्या है, दोनों। अगला सवाल है कि निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है 8.85 × 10⁻12। देखो यहाँ पे
8.85 गुने 10 के पावर -12। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। अगला देखो, ये सवाल नंबरिकल का है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए। पहले r है, फिर बाद में r/2 कर दिया जा रहा है, तो विद्युत बल का मान बताना है आपको। आधा कर दिया गया है ना, आधा कर दिया गया है, कहने का मतलब r आपका आधा हो गया। r का मान क्या हो गया है? आधा। r का मान आधा हो गया है, तो हम लोग F डैश नया विद्युतीय बल जो निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? r का मान आधा करके निकालेंगे। ये r/2 का होल स्क्वायर ऊपर KQ1Q2/r² हो गया है, KQ1Q2/r², और ये r² बट्टा में हो जाएगा 4। अब ये 4 को हम लोग नीचे जो है ऊपर गुना में आ जाएगा। ऊपर कहाँ आ जाएगा? गुना में, और बच जाएगा ये आपका KQ1Q2/r²। एक किसका मान है? तो F का मान है। कूलम के नियम में किसका मान होता है? F का। यानी F डैश बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा? 4F आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4F। यहाँ पे देख लो आंसर क्या हो जाएगा? 4F हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे ध्यान दो। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट में बोले हैं कि कूलम स्क्वायर नीचे आएगा। कूलम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बोला है ना, तो फैराडे प्रति मीटर या फैराडे मीटर इनवर्स, ये भी मात्रक होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। n का मान कौन सा संभव नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो n का मान कौन सा संभव नहीं है, तो आप बोलिएगा n का मान हमेशा पूर्णांक होता है, और इसमें पूर्णांक कौन नहीं है? 4.2 पूर्णांक नहीं है, तो ये संभव n का मान नहीं है। अगला सवाल आपसे है कि हवा में एप्सिलॉन r का मान क्या होता है, तो 1.0059 बताया है। वैसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी आप लोग मारेंगे, अभी आप लोग जो मारेंगे वो मारेंगे 1। क्या मारेंगे? 1। ओरिजिनली आपका आंसर क्या होगा? 1.0059। निर्वात में 1 होता है, निर्वात में क्या होता है? 1। क्लियर है? अब चलो इंपॉर्टेंट सवाल के सीरीज में ये भी याद रखोगे कि कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है। तो कूलॉम के नियम की सीमाएं, पहली कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ये जो कूलॉम का नियम है किसके लिए सत्य है? केवल बिंदु आवेश के लिए। दूसरा, यह नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ये नियम किसके लिए लागू होता है? स्थिर आवेशों के लिए। उसके बाद यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। अगला सवाल है आपके लिए, यहाँ पे देखो सवाल नंबर, यहाँ पे देखोगे कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम जो है क्या कहलाता है? तो ये कूलॉम का नियम है। किसका नियम है? कूलॉम का नियम नियंत्रित करता है। 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। 8 कूलॉम बोला है, तो Q बराबर फॉर्मूला हम लोगों का Ne होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, सॉरी N का मान पूछ रहा है। Q का मान दिया है 8 कूलॉम। 8 कूलॉम बराबर An गुने इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब ये कट जाएगा 1.6 से 5 बार में, और ये पावर में -19 है, इधर आएगा तो +19 हो जाएगा, यानी 5 गुने 10 के पावर 19 आंसर आ जाएगा। 5 गुने 10 के पावर 19 यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। क्लियर है ये आपका सवाल? अब आगे आपको समझना है अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, तो किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों पे लगने वाले परिणामी बल के योग के बराबर होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात हम लोग किसी स्थिर आवेश पर n आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल F निकालते हैं, तो F1 + F2 + F3 डॉट 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 Fn तक चले जाएंगे और ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक कुत्ते का अपना क्षेत्र होता है। हर एक कुत्ते, बोला नहीं जाता है कि अपने गली में कुत्ते भी शेर होते हैं, तो उसी कंसेप्ट को आप याद रखिएगा कि हर एक कोई का कुछ ना कुछ एरिया होता है। तो वैसे ही आवेशों का भी अपना एक एरिया होता है, जहाँ पे कोई और आवेश आता है तो या तो उस पर वो आकर्षण बल लगाएंगे या तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और वो उनका क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर वैद्युत बल अनुभव करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं ऐसा। आप यहाँ पे देख लीजिए,
बीच में एक मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, और ये आवेश का चारों तरफ का जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धन आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धन आवेश पर जो बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर फॉर्मूला, इसका संकेत होता है E, और E बराबर E वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है F वेक्टर बाई क्यू नॉट। F बाई क्यू नॉट आप याद रखेंगे। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र जो होती है कैसी राशि होती है, सदिश राशि, जिसकी दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश से पास की ओर होती है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यदि निकाले हम लोग, तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। फॉर्मूला F बाई क्यू नॉट, F का न्यूटन और Q का कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, इसको वोल्ट प्रति मीटर से भी हम लोग दिखाएंगे, यानी इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा यदि निकालें हम लोग, तो निकालेंगे तो F वेक्टर बाई क्यू नॉट, F का बीमा जो होता है mLT का पावर -2 और Q नॉट का, Q का बीमा AT। अब A ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, T ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लगेगा, यानी T का पावर -1 और T का पावर -2 कितना हो जाएगा, T का पावर -3। तो T का पावर -3 है, A का पावर -1, ml है तो ml है, यानी mLT का पावर -3, A का पावर -1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों सवाल कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, दूसरा बीमा क्या होता है। ये अभी आपको दिखाएंगे एक स्लाइड में क्वेश्चन वाले में, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है दोनों। चलो अब आगे याद रखना, विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। अब कहने का मतलब समझो, ये आपका विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में धनावेश है। ये क्या है, धनावेश, प्लस Q दिखाई दे रहा है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है तो बल की दिशा भी उधर ही होगी। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र में ऋणावेश रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, विपरीत दिशा में उसका बल का दिशा होगा, विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है। अब चलो आगे देखो, यहाँ पे सवाल, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल देखो। अभी जो आपको बताया है, देखो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सवाल आपसे किया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, 2024 में ये पूछा था। तो अभी आपको बताया है, क्या बताया है, mLT का पावर -3 और A का पावर -1। ये आप बीमा देख लीजिए कहाँ पे है, इसमें ऑप्शन में mLT का पावर -3 और A का पावर -1, ये सही है आपका। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा। अगला सवाल पे ध्यान दो, यहाँ पे है आपका कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 2022 में ये सवाल किया है, तो किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है F बाई क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट, यानी आपका ए वाला सही है, E बराबर F बाई क्यू। अगला सवाल आपसे है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होते हैं कैसे होते हैं, रिपीटेड सवाल है, याद रखिएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होते हैं, कैसे होते हैं, संरक्षी होते हैं। और विद्युत क्षेत्र E का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मात्रक आपको बताया है ना, न्यूटन प्रति कूलम, इसको लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन कूलम इनवर्स। एक बताया है वोल्ट प्रति मीटर, इसको लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स। देख लो ऑप्शन में न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है। अब यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल पे आप ध्यान दोगे, ये आपका 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल में ऐसे करता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बिंदु आवेश के कारण क्या करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक द्विध्रुव ले लेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा है ना, तो यहाँ पे माना एक आवेश Q नॉट, माना एक आवेश Q नॉट,
ओ पर रखा है, बिंदु ओ पर रखा है, ठीक है, सॉरी बिंदु, ये आपका माना एक आवेश Q बिंदु O पे रखा है, इससे R दूरी पर, ये R दूरी पर है क्या, तो एक बिंदु P है जहाँ Q0 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे Q0 आवेश रखा है। इस बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है। कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0, यहाँ पे K आ जाएगा Q0/r²। ये समीकरण 1 मान लेना है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F/Q0 होता है। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे F का मान रख दोगे, समीकरण 2 में F का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, F का मान रखने पर, तो F का मान रखिएगा तो 1/4πε0 के Q0/r² और बट्टा में आ जाएगा Q0, Q0 से Q0 कर जाएगा, बचेगा क्या 1/4πε0 के Q/r²। और निर्वात का के परावैद्युतांक आपको याद करवाया है कि निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1, तो 1 लिखा जाएगा वहाँ पे और के हट जाएगा, तो बचेगा 1/4πε0 Q/r²। एक किसका मान है 1/4πε0, तो के का मान है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं E वेक्टर बराबर KQ/r²। ये 5 नंबर का सवाल ऐसे ही पूछता है, आप याद रखना है, इसको 1-2 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पे एक बिंदु O है जिससे R दूरी पर, यहाँ पे बिंदु O है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे +Q आवेश रखा है, यहाँ पे Q0 आवेश रखा है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या किया गया है, तो इस पे एक बल को दिखाया गया है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कूलॉम के नियम से लिख रहे हैं, किसके नियम से लिख रहे हैं, कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से हम लोग क्या लिख रहे हैं, F पहले निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 1/4πε0, 1/4πε0, केवल इतना भी लिख के तुम काम कर सकते हो, के रख भी सकते हो। उसके बाद आपका क्या होगा Q0 बाई क्या r², ये समीकरण 1। फिर F आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, वहाँ से आप E का फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है F/Q0, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में आप क्या करेंगे, F का मान रख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में F का मान रखने पर, F का क्या करने पर, मान रखने पर, F का मान यदि रखते हैं तो E बराबर F का मान रखेंगे 1/4πε0 Q0/r² बट्टा में Q0 से Q0 कट गया, बचा क्या, यहाँ पे E बराबर 1/4πε0 और बचा Q/r²। अब एक इसका मान होता है तो K का मान होता है, यहाँ पे रख सकते हैं K Q/r²। ये आपका मान आ गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल गया, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अगला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना कि ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र, ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र सदिश के दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र सदिश के दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली सरल वक्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है, पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, कैसे होती है, खुले वक्र के रूप में। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो उसकी दिशा बताने का काम करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने का वो काम करती है। तीसरा गुण की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे सब्जेक्टिव सवाल करता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पे दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। ऐसे सवाल करेगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो आप लिखेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि कटान बिंदु पे क्या होगा, कटान बिंदु पे दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। चलो अगला प्रॉपर्टी याद रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखा
धनावेश से प्रारंभ होती है, धनावेश से क्या होगी प्रारंभ और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है समानुपाती। कहने का मतलब है कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा घनी होगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा ज़्यादा होगा, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या मतलब विरल आप कह सकते हैं अलगे अलगे होगा, घना नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कम होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है चालक या समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। देखो यहाँ पे बाहर निकल रही है, प्लस में बाहर निकलेगा और माइनस में अंदर जा रहा है। क्लियर है। अब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, एक सवाल आपके लिए है। याद रखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि कटान बिंदु पे दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण सर्वप्रथम किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। किसने किया था, फैराडे ने। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सर्वप्रथम चित्रण किसने किया था, फैराडे ने। ये बात आप याद रखना। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के लिए आप याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से जितनी गुजर रही होती है वो विद्युत फ्लक्स को शो करता है। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये लंबवत रखा हुआ है एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत फ्लक्स का संकेत होता है फाई। क्या होता है विद्युत फ्लक्स का संकेत, फाई। और यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्षेत्रफल एस वेक्टर के लंबवत रखा हो तो फाई बराबर हो जाता है ई वेक्टर मोड एस वेक्टर कॉस थीटा। ये आपका आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा है आप इसको फाई बराबर ई एस भी लिख सकते हो। फाई बराबर क्या लिख सकते हो, ई एस। अब देखो अल्पांश क्षेत्रफल डी एस से गुजरने वाला जो डी फाई होगा वो ई डी एस कॉस थीटा होगा। क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा हटता है तो डॉट आता है, क्रॉस हटता है तो साइन आता है। अब देखो यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हट यहाँ पे होगा तो डी हट जाएगा, बचेगा क्या, केवल फाई। और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो ए डी हट जाएगा, बचेगा ई एस। क्या बचेगा, ई एस। फाई बराबर ई वेक्टर एस वेक्टर कॉस थीटा, या आप डायरेक्टली ई एस भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा है ना, अब यदि थीटा का वैल्यू 0 हो तो फाई का मान क्या होगा, ई एस। फाई का मान क्या होगा, ई एस। और यदि थीटा का वैल्यू 90 हो तो फाई का मान 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। और यदि थीटा का वैल्यू 180 हो तो फाई का मान निगेटिव हो जाएगा, माइनस ई एस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, ई एस। तो यहाँ पे आप क्या क्या पॉइंट देखें, विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। फाई बराबर फॉर्मूला हम लोगों का निकल के आया ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ये बात याद रखिएगा। और यदि थीटा का वैल्यू 90 हो तो फाई का मान ई एस होगा, और यदि थीटा का वैल्यू 0 हो तो फाई का मान 0 होगा, और यदि थीटा का वैल्यू 180 हो तो फाई का मान माइनस ई एस होगा। फाई का मान क्या होगा, माइनस ई एस। अब विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है जी, तो एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, यहाँ पे देख लो ई एस का मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, और एस यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी कह सकते हो, या इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिखवाए थे गुणे मीटर स्क्वायर। एगो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर बचेगा। तो वोल्ट मीटर आप याद रखेंगे, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और विद्युत फ्लक्स की यदि बीमा हम लोग निकालें तो ई एस की बीमा निकालेंगे। ई का बीमा एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1, और एस का बीमा एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर और एल क्यू हो जाएगा, यानी एम एल क्यू टी का पावर -3 ए का पावर -1। ये विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, बीमा हो गया। अब आगे विद्युत द्विध्रुव याद रखना। क्या याद रखना, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, तो याद रखना कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पांश दूरी पे हो या अल्प दूरी पर हो,
तो उसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देख लो, दो आवेश हैं, अल्प दूरी पे यानी 2a पे ए स्थित है, प्लस माइनस। ये दो आवेश हैं विपरीत प्रकृति के हैं, प्लस माइनस, और ये जो निकाय बना है, सिस्टम बना है, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जैसे में NaCl H2HCl का हो जाएगा। दोनों आवेशों के मध्य का बिंदु जो होगा विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। ये दोनों आवेशों के मध्य के बिंदु को, ओ जो बिंदु है, इसको द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केंद्र। अब आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों का जो लंबाई है 2a, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a लिए है ना। 2a से यदि किसी एक आवेश में गुणा करा देते हो तो वो तुम्हारा मान जो आता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आता है। यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q तथा उनके बीच के दूरी का गुणनफल एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात P वेक्टर बराबर Q गुणे 2a, Q गुणे 2a, Q गुणे 2l भी लिखा जाता है। डिस्टेंस हम लोग 2l भी ले सकते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव कैसी राशि होती है? तो एक प्रकार की सदिश राशि होती है, और इसकी ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी जो दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से किधर होती है? धनावेश की ओर। और इसका ऐसे ही मात्रक किलोमीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर। और बीमा ATL हो जाएगा। बीमा इसका क्या होगा? ATL। अब इससे रिलेटेड हम लोग सवाल को देखते हैं। यहाँ पे आपसे सवाल किया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, 2013 में किया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक बताओ। एकदम इजी सा सवाल, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बताया है कि विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है? किलोमीटर। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, किलोमीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक फिर से वही सवाल है 2021 में, लेकिन यहाँ पे संकेत दे दिया है तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर देखो तो किलोमीटर कहाँ पे है? तो यहाँ पे है किलोमीटर CM। तो ये आपका सवाल हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपसे यहाँ पे है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। तो P बराबर फॉर्मूला आपको बताया है Q गुणे 2a। डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे 5 कूलम का आवेश है, 5, कितने दूरी पर है? कितने दूरी पे है? तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है बोलो? 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। कूलम मीटर इसका ऐसे ही मात्रक होता है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 गुणे 5 और बट्टा में 100 कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं? 50 25, और ये 100 को लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर 10 के पावर -2। ऑप्शन में देखो तो है 25 गुणे 10 के पावर -2 कूलम मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके लिए देखो, यहाँ पे नंबरिकल का सवाल है, याद नहीं आप इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसके परिमाण यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे दो आवेश के परिणाम दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी इतना दिया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताना है। विद्युत द्विध्रुव का क्या बताना है? आघूर्ण। फॉर्मूला लगा लीजिए नॉर्मल, P बराबर Q गुणे 2a या 2l। Q का मान जो है आप कोई भी ले लीजिए, आप लीजिएगा कोई भी परिमाण, यानी 3.2 गुणे 10 के पावर -19। गुणे डिस्टेंस यहाँ का ले लीजिए 2.4 गुणे 10 के पावर -10। केवल ऑप्शन से आपको आंसर पकड़ना है, तो ये दोनों को गुना कराइए 10 के पावर -29। ऑप्शन में देखिए 10 के पावर -29 कई में लगा हुआ है? 2 में। अब गुना करा लो, 24 में आप 32 से गुना कराओ, यानी आप गुना कराओगे तो तुम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे गुना करा लो 32 गुणे 24, 24 दूना 48, हाथ में रहा 4, और 24 दिया 72, और 72 और 4 76, और 2 अंक बाद दशमलव 7.68, 7.68। ये आपका ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, यहाँ पे आपका आप कीजिएगा ऑप्शन बी राइट है। 7.68 गुणे 10 के पावर -29 किलोमीटर, -29 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को कि आदर्श द्विध्रुव। आदर्श द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो ऐसा द्विध्रुव जिसमें आवेश
लगभग अनंत परिमाण और आवेशों के मध्य की दूरी जो हो शून्य हो, आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो, शून्य, और उनका परिणाम क्या हो, अनंत, तो ऐसे द्विध्रुव को आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। और आदर्श द्विध्रुव को हम लोग बिंदु द्विध्रुव भी कहते हैं। आदर्श द्विध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु द्विध्रुव भी नाम देते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आगे हम लोग समझते हैं, ये सवाल 5 नंबर में करता है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब देखो, एक होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय। आपका एकदम सीधे जा रहा है यानी अक्षीय, लंबवत जाएगा तो निरक्षीय, लंबवत जाएगा तो निरक्षीय, ऐसे जाएगा तो अक्षीय। ठीक है। अब अक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे हम लोग। सबसे पहले एक हम लोग क्या लेंगे, विद्युत द्विध्रुव। एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, एक साइड प्लस क्यू आवेश और एक साइड माइनस क्यू आवेश, और बीच में एक बिंदु ले लेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, और यहाँ से हम लोग जो लेंथ लेंगे एल और एल लेंगे। क्या लेंगे, एल और एल। अब हुआ यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक अक्षीय स्थिति लेंगे, एक अक्षीय स्थिति ले लिए। यहीं पे हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहीं पे हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि r दूरी पे है। कितना दूरी पे है, r दूरी पे। अब q के लिए यदि r का मान हम लोग, यदि q से दूरी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, q से दूरी जो होगा r माइनस एल होगा, r माइनस क्या होगा, l। और माइनस q से यदि दूरी पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा, l प्लस r, यानी r प्लस l होगा। क्या होगा, r प्लस l। अब देखो, सबसे पहले प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 निकालेंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, K आपका Q1 Q2, K Q1 Q2। यहाँ पे हम लोगों का एक बिंदु आवेश के कारण हम लोग जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे उसका फॉर्मूला क्या आया था, KQ/R² आया था ना। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, KQ/R²। R की जगह मान जो है हम लोगों का R माइनस एल का होल स्क्वायर है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब माइनस Q के कारण E1 यदि निकालते हैं, E1 नहीं E2 निकलेगा इस बार, तो क्या हो जाएगा, KQ, R की जगह क्या हो जाएगा, R प्लस एल। क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब परिणामी तीव्रता निकालेंगे हम लोग। परिणामी तीव्रता यदि निकालते हैं, परिणामी तीव्रता E बराबर, परिणामी तीव्रता E बराबर हम लोगों का जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो परिणामी तीव्रता क्या है, तो E1 माइनस E2 है। परिणामी तीव्रता E वेक्टर बराबर क्या है, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ये कर लो। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा लोगे, आ जाएगा परिणामी तीव्रता E बराबर हम लोगों का निकल के आएगा क्या, तो समीकरण 1 है KQ/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका यहाँ पे KQ कॉमन निकाल लोगे, बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, KQ कॉमन यहाँ पे देखो, R माइनस एल, R प्लस एल, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा लघुत्तम, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लघुत्तम हो गया। अब एक गुणा कराओगे क्रॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर हम लोग कराएंगे काम, तो हम लोगों का आएगा KQ और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL प्लस यहाँ पे देखो प्लस नहीं माइनस, और ये आपका R स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, अब प्लस 2RL आएगा। और बट्टा में जो है हम लोगों का है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब देखो कटने वाला जो है R स्क्वायर एल स्क्वायर, R स्क्वायर एल स्क्वायर, ये दोनों जुट जाएगा 4RL हो जाएगा। यहाँ पे जो निकल के आएगा हम लोगों का E वेक्टर बराबर परिणामी तीव्रता KQ इंटू 4RL बट्टा में आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। चूँकि एल का जो मान है
लेस देन जीरो, यानी एल का मान नगण्य माना जाता है, शून्य माना जाता है, इसको जीरो मान लोगे तो बचेगा क्या, तो देखो क्या बचेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू बचेगा के क्यू 4RL और बट्टा में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर का पावर 4 हो जाएगा यानी के क्यू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2L इंटू आर कर देता है इसको, बट्टा में आर का पावर 4, ए उससे पावर कटेगा तो ये 3 कर देगा, यानी हम लोगों का बचा यहाँ पे के गुने क्यू गुने 2L और बट्टा में आर क्यू गुने 2L होता है P, तो हम लोगों का हो जाएगा के पी, और यहाँ पे बुआ 4RL था ना, तो एक दो और होगा ना, यहाँ पे एक और दो होगा, तो ए वाला दो आगे कर देता है 2KP और बट्टा में बचेगा RQ। ये हम लोगों का परिणामी तीव्रता आया अक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में आया, अक्षीय स्थिति में। देख लो यहाँ पे वही चीज़ तरीके से लिखा हुआ है जो चीज़ समझाया हम। माना द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q के कारण P पर बिंदु पर E1 जो होगा KQ बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस Q के कारण बिंदु P पर E2 जो होगा KQ बट्टा में R प्लस L का होल स्क्वायर। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 माइनस E2 कर देंगे, और यहाँ पे देख लो जो प्रोसेस किया है वही किया गया है, और आर का जो मान है एल का जो मान है एकदम नगण्य है, शून्य मान लेंगे, तो के क्यू 4RL और यहाँ पे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब आगे काटोगे तो तुम्हारा परिणामी तीव्रता निकल के आएगा 2KP बाई RQ। क्लियर है, ये अक्षीय स्थिति में आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोगों को देखना है निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में आप समझिएगा लंबवत रखा जाएगा बिंदु को, यहाँ पे देखो इसके द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत रखा गया है। अब द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत रखा गया है, और ए एक आपका यहाँ पे देखो ए एक समकोण बना रहा है, ए है R और ए है L, ए है कर्ण इसका क्या आ जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर L स्क्वायर, ये बात याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा नोट में कि ई साइन थीटा लंबवत होने के कारण ये आपका निरस्त हो जाएगा। ये जो आपका ई साइन थीटा है लंबवत होने के कारण क्या हो जाएगा, निरस्त का। ऐसे कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, जिसके वजह से निरस्त हो जाएगा ये। माना यहाँ पे चित्र बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष में P बिंदु स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी KQ, R की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो माइनस Q के कारण बोला है तो R का मान क्या है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका रूट हटा देगा, R स्क्वायर L स्क्वायर बचेगा, समीकरण 1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, समीकरण 1। यहाँ पे प्लस Q के कारण वही सेम प्रोसेस करेंगे इधर से, तो KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हटा देगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ेंगे, KQ बाई R स्क्वायर L स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ बाई R स्क्वायर L स्क्वायर cos थीटा करेंगे, और ये दोनों सेम है तो लिख सकते हैं 2KQ R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू cos थीटा। चूँकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई H, और B का मान यहाँ पे देखो, B का मान क्या है L, H का मान क्या है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो वहीं किया गया है L बाई R स्क्वायर L स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसका मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा L बाई रूट अंडर R स्क्वायर L स्क्वायर, और किसी का रूट लगा हो यानी पावर क्या होता है 1/2 होता है, पावर क्या होता है 1/2, और पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। क्लियर है, यहाँ पे हम लोगों का ये पावर 1/2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर क्या है 1, पावर क्या है 1 और प्लस 1/2 जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा 3/2। तो यहाँ पे पावर क्या कर दिया गया 3/2 कर दिया गया। नीचे देखो पावर क्या हो गया 3/2, अब ऊपर जो था उसको तोड़ दिए 2L इंटू क्यू इंटू के में। क्लियर है, अब 2L गुणे क्यू P हो जाएगा यानी KP, अब बट्टा में आपका बचेगा क्या, बट्टा में आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2। चूँकि L का मान नगण्य है, L का मान क्या है नगण्य, L को 0 मान लोगे तो R का पावर 3/2 बचेगा, R स्क्वायर का होल पावर 3/2।
अब 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, आर क्यू। क्या बचेगा, आर क्यू, यानी अंतिम परिणाम जो निकल के आएगा KP/RQ आएगा। क्या आएगा, KP/RQ आएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले ऐसा क्षेत्र बना लेंगे एक, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखेंगे AB, लंबाई 12 और एक बनाएगा थीटा कोण। क्या बनाएगा, थीटा कोण पे रखा गया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो क्रमशः -Q और +Q से बना है, इसकी लंबाई 12 है, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा, टाउ बराबर फॉर्मूला बल गुणे लंबवत दूरी होता है। बल गुणे क्या होता है, लंबवत दूरी। त्रिभुज ABC ये जो बना है, इसमें साइन थीटा निकालेंगे तो हम लोगों का साइन थीटा ये BC/ क्या हो जाएगा, AB। BC/ क्या हो जाएगा, A। साइन थीटा निकालेंगे तो हम लोगों का क्या होता है, P/H होता है, फॉर्मूला P/H होता है ना। तो ये BC अब बट्टा में AB होगा। यहाँ पे ऐसी गलती से लिखा हुआ है, AB लिखिएगा, और ये आपका यहाँ पे AB है, ये आपका AB है, और AB का मान क्या है, 12। तो बट्टा में 12 और ऊपर BC की जगह BC। अब साइन थीटा है तो साइन थीटा, BC बराबर क्या हो गया, 12 साइन थीटा। अब देखो ये टॉर्क बराबर बल गुणे लंबवत दूरी बताया गया है, लंबवत दूरी 12 साइन थीटा। आगे है QE, बल जो लगा हुआ है F, यहाँ पे जो लगेगा QE लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। तो F बराबर क्या है, QE लिख दिया गया। अब QE गुणे 12 है तो Q गुणे 12 P हो गया, तो PE और उसके बाद बच गया साइन थीटा। साइन थीटा यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा डॉट, टॉर्क बराबर हो जाएगा PE वेक्टर डॉट E वेक्टर। अब देखो यहाँ पे जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो टॉर्क का मान 0 हो जाएगा। अब जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो टॉर्क का मान फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पे क्या होगा, आपका PE होगा। क्या होगा, PE। अब जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सतत आवेश वितरण। टॉपिक का नाम क्या है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण किसे कहेंगे, यदि आवेश किसी वस्तु पर विभक्त ना होकर सतत रूप से वितरित हो। यदि कोई आवेश है और किसी वस्तु पर वो विभक्त ना होकर सतत रूप से बराबर रूप से सगड़ों बटायल है तो उसको हम लोग सतत आवेश वितरण कहते हैं। और सतत आवेश वितरण ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब आवेश बृहद मात्रा में किसी वस्तु पर उपस्थित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब देखो, यदि लंबाई प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछे जाते हैं, अभी आपको दिखेगा इससे क्वेश्चन। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे, तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है, यहाँ पे देखो, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलॉम प्रति मीटर होता है। इसका संकेत लैम्डा होता है। लैम्डा बराबर फॉर्मूला Q/L, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। प्रति एकांक लंबाई नीचे हो गया, उसके ऊपर आवेश, कूलॉम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। बीमा ATL इन्वर्स याद रखना। यहाँ पे 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, लैम्डा बराबर Q/L, उसके बाद इसका ऐसे ही मात्रक कूलॉम प्रति मीटर, लैम्डा के बीमा जो होती है ATL इन्वर्स होती है। और यहाँ पे सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन और बना कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब आपसे कहा जाए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो आपका इसका फार्मूला जो होगा वो होगा A/L, यानी क्षेत्रफल बट्टा A/Q। L वहाँ पे Q/L था ना, माफ़ कीजिएगा, Q/L था ना, तो यहाँ पे Q/A होगा। Q/ क्या होगा, A। Q/A यहाँ पे देख लो, आवेश यानी आपका फार्मूला जो है Q/A, Q/ क्या होगा, A। संकेत इसका सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर Q/A, आवेश बट्टा क्षेत्रफल। इसका मात्रक कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक क्या होगा इसका, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक कैसे निकाले, तो Q का मात्रक कूलॉम और A क्षेत्रफल है, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, ATL का पावर -2, ATL का पावर -2। तीसरा जो
इसका है आयतन आवेश घनत्व। तो याद रखिएगा, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका संकेत होता है रॉ। क्या होता है? रॉ। रॉ बराबर फॉर्मूला निकल के आपका आएगा Q/V। क्या निकल के आएगा? Q/V। Q का मात्रक होगा कूलम और V का मात्रक होगा मीटर क्यू। यानी आयतन आवेश घनत्व का मात्रक जो हुआ वो आपका आया कूलम प्रति मीटर क्यूब। कूलम प्रति मीटर क्यूब। और इसका बीमा हो जाएगा ATL का पावर -3। ATL का पावर -3। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 2019 में ये सवाल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक। तो अभी बताया है आपको सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो Q/A होता है, यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ऐसा देख लो, ऑप्शन में कहीं दिखेगा वहीं आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कूलम मीटर का पावर -2 सही है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? ये आपका 2020 में सवाल किया था। तो वोल्ट मीटर आपको बताया है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा ऑप्शन डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, यहाँ पे देख लो, सवालों का खजाना यहाँ पे है। प्रीवियस ईयर सवाल है ये, 2021 में पूछा था कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर फॉर्मूला अभी आपको बताया है, बट्टा में आपका ऊपर तो आवेश होगा, ऊपर क्या होगा? आवेश। और नीचे होगा क्षेत्रफल। नीचे क्या होगा? क्षेत्रफल। तो आपका होगा कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल, ये आपका सही है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है तो सिग्मा बराबर अभी बताया है Q/A। सिग्मा बराबर Q/A यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगला सवाल 2024 में पूछा था कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर या कूलम मीटर इनवर्स। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कूलम प्रति मीटर। ये आपका सवाल हो गया। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि कूलम के नियम का सदिश रूप होता है। तो ये आप रूप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा था। क्या होगा? F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई यहाँ पे R वेक्टर का मोड होल क्यू किया गया है और यहाँ पे R वेक्टर। ये आपका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे जो नियम है उसको हम लोग कहते हैं गॉस का नियम। क्या कहते हैं जी? इसको गॉस का नियम। इंपॉर्टेंट नियम है। 5 नंबर में भी ये सवाल करता है, 2 नंबर में भी ये सवाल करता है कि गॉस के नियम लिखे। 5 नंबर में करेगा तो कहेगा कि गॉस के नियम की व्युत्पत्ति करें या सिद्ध करें। तो गॉस का नियम पहले याद रखिएगा कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। यानी फाई बराबर फॉर्मूला निकल के आया Q/ε0। देखो फिर से एक बार बोलो मेरे साथ कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यानी आपका फाई बराबर फॉर्मूला निकल के आया Q/ε0। चलिए अब आगे हम लोग सीखेंगे कि गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे। एक क्या लेंगे? गॉसियन पृष्ठ। चलो एक गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक आवेश लेंगे, ये जो हम लोगों का आवेश होगा +Q आवेश होगा, और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। यहीं पे हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए एक अल्प क्षेत्र ले लेंगे। ए एक क्या ले लेंगे? अल्प क्षेत्र। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को ऐसे शो कर दिए, ई आपका ई हो गया, और ए जो है DA वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा कोण बनेगा, और ये जो क्षेत्रफल है वो DA है। और यहाँ पे बनने वाले कोण को हम लोग शो करेंगे d से। किससे शो करेंगे? d जो होता है घन कोण होता है। क्या होता है? घन कोण। अब चलो सबसे पहले माना एक गॉसियन पृष्ठ, माना गॉसियन पृष्ठ में बिंदु O पर एक +Q आवेश है, जहाँ से R दूरी पर, कितना दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम लोग निकालेंगे।
तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी पर किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए लिख देंगे। तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एक के का मान हो गया, और बट्टा में आप क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1, ये आपका समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, तो इसके बाद देखो क्या करना है तुमको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखोगे डी ए के द्वारा, डी ए के द्वारा बिंदु क्यू पर, किस पे, बिंदु ये आपका ओ पर, सॉरी क्यू नहीं, बिंदु ओ पर अंतरित कोण, अंतरित कोण, यहाँ पे देख लो अंतरित कोण क्या है, डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा का फॉर्मूला आपका होता है, याद रखना, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, और बट्टा में होता है आर स्क्वायर, बट्टा में क्या होता है, आर स्क्वायर। ये बात याद रखना, डी ओमेगा का फॉर्मूला। अब आगे क्या लिखेंगे, तो डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का संकेत हम लोग इस्तेमाल करेंगे फाई, तो यहाँ पे होगा डी फाई, डी फाई बराबर हम लोगों का आएगा यहाँ पे ई डी ए, ई डी ए। अब यहाँ पे देखो डॉट है तो आ जाएगा क्या, इसकी जगह पे कॉस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखो, ई डी ए कॉस थीटा हो गया, अब ये आपका डी फाई है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आगे क्या करोगे, तो यहाँ पे ई का मान रखोगे, ई का मान कहाँ से रखोगे, तो यहाँ से, ये आपका ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देते हैं हम डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद बच गया ये डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक में। अब आगे क्या करो, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक क्यू बाई आर स्क्वायर अभी छोड़े हुए हैं, यहाँ पे क्यू बाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद डी ए कॉस थीटा, ई का इतना मान हो गया, ई का इतना मान है, उसके बाद डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करो तुम, देखो डी फाई बराबर तुम लिखोगे, इसको तुम ऐसे करो, क्यू बाई, ऐसे कर लो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर डी ओमेगा का मान था, किसका मान था, डी ओमेगा का, तो इसकी जगह हम लोग डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो इसको अब हटा देंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे डी फाई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इतना हो गया ना। अब करोगे क्या, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालोगे, तो इंटीग्रेट कर दोगे, लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ए निकालोगे, तो फ्लक्स निकालोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन डी फाई। अब इंटीग्रेट करोगे इसको, तो ये आपका ऊपर क्यू है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए आपका डी ओमेगा, तो डी ओमेगा। अब चूंकि याद रखोगे इंटीग्रेट हम लोग करते हैं डी ओमेगा को, तो 4 पाई आता है, क्या आता है, 4 पाई। तो इसके जगह हम लोग ए इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, फाई। यहाँ पे आपका आगे निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट डी ओमेगा का 4 पाई लिख सकते हैं, तो फाई बराबर हम लोगों का हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई को हम लोग काट देंगे, कट जाएगा, बच का गया आपका। तो अंततः हम लोगों का बच गया क्या, फाई बराबर बच गया क्यू बाई नीचे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन
नॉट। ये बच गया आपका। इसी को हम लोगों को प्रूव्ड करना था, इसी को क्या करना था, प्रूव्ड।